हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हम इसके बेसिक रूल्स समझेंगे और स्पेशली मैंने ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बनाई है जो कि इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स इंग्लिश के वर्ड्स तो जानते हैं बट सेंटेंस बनाते वक्त वो मिस्टेक्स करते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार से वो सेंटेंसेस बनाते हैं, ही गो टू स्कूल, तो ये एकदम गलत है। इसका सही हो जाएगा ही गोज टू स्कूल। जैसे कोई लिखता है शी प्ले बैडमिंटन, तो ये भी बिल्कुल गलत है। इसका सही हो जाएगा शी प्लेज बैडमिंटन। जैसे कोई लिखता है द बॉयज इज प्लेइंग, तो ये भी एकदम गलत है। इसका हो जाएगा द बॉयज आर प्लेइंग। तो अब ये सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इसका रीज़न है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आज की वीडियो के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलो समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप दो वर्ड समझिए, सब्जेक्ट और वर्ब, ये क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम करता है या जिसके बारे में बात हो रही है, और सब्जेक्ट को हिंदी में बोला जाता है कर्ता, यानी कि करने वाला। अब सेकेंड हमारा आता है वर्ब। तो वर्ब वो वर्ड होता है जो एक्शन बताता है या स्टेट बताता है। तो वर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया, यानी कि जिस पे वो काम हो रहा है, जो काम बता रहा है, काम की स्टेट बता रहा है कि कितना हुआ, क्या हुआ, तो उसी को बोला जाता है वर्ब। अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिखा राम प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट है क्योंकि वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, और प्लेज यहाँ पे एक वर्ब है। तो अब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। तो एग्रीमेंट का मतलब होता है मेल बैठाना या सामंजस्य। तो इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज होती है, यानी कि वर्ब हमेशा सिंगुलर या प्लूरल और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज़ होगी। तो यहाँ पे आप बोलेंगे सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, तो थोड़ा सा इसको भी समझा देती हूँ। तो सिंगुलर को हिंदी में बोला जाता है एक वचन। एक वचन बोल के और सिंगुलर बोल के आप समझ रहे होंगे। एक वचन का मतलब होता है किसी एक के बारे में बात करना, यानी कि अगर कहीं पे किसी एक व्यक्ति, एक स्थान या एक चीज़ के बारे में बात की जा रही है तो वो चीज़ें आ जाएंगी सिंगुलर में, एक वचन में। और प्लूरल होता है बहुवचन। प्लूरल को हिंदी में बोला जाता है बहुवचन। बहु से आप समझ रहे होंगे, बहु यानी कि बहुत सारी चीज़ें। तो जहाँ पे बहुत सारे लोग, यानी कि एक से ज़्यादा जहाँ पे लोग होंगे, अगर उनके बारे में बात की जा रही है, या एक से ज़्यादा जो स्थान है या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में अगर बात की जा रही है तो वो सभी आ जाएंगे प्लूरल में। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में ही होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगी। तो यही है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं और इस वीडियो में हम सिर्फ इसके बेसिक रूल्स समझेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट रूल देखते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि एक वचन में है, किसी एक के बारे में बात की जा रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। जैसे इसका रूल हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमने बोला ही प्लेज फुटबॉल, शी राइट्स अ लेटर, द बॉय गोज टू स्कूल। तो यहाँ पे देखो सिंगुलर था, सिर्फ एक के बारे में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस और ई एस लगी और फर्स्ट फॉर्म यूज हुई। तो ये था हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अब देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, यानी कि जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें हों। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है, बहुवचन में होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। यहाँ पे देखो जैसे दे प्ले फुटबॉल, वी स्टडी इंग्लिश, द बॉयज़ गो टू स्कूल। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा लोग थे, एक से ज़्यादा, तो हमने प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ किया और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। इसमें हमने एस या ई एस कुछ भी नहीं लगाया। अब हमारा थर्ड रूल आता है आई और यू के लिए। तो जहाँ पे आई और यू होता है वहाँ पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। जैसे एग्जांपल देखो, आई प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे देखो हमने क्या यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई और यू। तो यहाँ पे देखो आई प्लेज नहीं होगा, यू प्लेज नहीं होगा, यहाँ पे एस या ई एस कुछ भी नहीं लगेगा आई और यू के साथ। नेक्स्ट रूल है टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड। तो जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते
होते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल माना जाता है। तो इसमें सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा उसको दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ने वाला एंड उसके बाद आएगा वो दूसरा सब्जेक्ट और फिर उसके साथ आएगी प्लूरल वर्ब। तो चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने बोला राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो हमने रूल के अकॉर्डिंग ही अपना सेंटेंस बनाया। सबसे पहले हमने बोला था सब्जेक्ट, तो यहाँ पे यूज़ हुआ है राम, इसके बाद इसको जोड़ा एंड ने श्याम के साथ यानी कि सेकंड सब्जेक्ट के साथ, और यहाँ पे आर एक हेल्पिंग वर्ब है और इसको यूज़ किया जाता है प्लूरल के साथ। तो यहाँ पे हमने बोला राम और श्याम दोस्त हैं, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, माई ब्रदर एंड माई सिस्टर लिव इन दिल्ली, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, मेरा भाई और मेरी बहन दिल्ली में रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, पहला सब्जेक्ट हो गया हमारा माई ब्रदर, फिर उसके बाद एंड ने उसको जोड़ा माई सिस्टर से, तो माई सिस्टर यहाँ पे है सेकंड सब्जेक्ट, फिर लिव यहाँ पे है एक प्लूरल वर्ब, तो लिव एक प्लूरल वर्ब है। तो हमने देखो रूल के अकॉर्डिंग ही अपना सेंटेंस बनाया। तो ये था हमारा रूल दो सब्जेक्ट्स के लिए जब उनको एंड जोड़ता है। अब नेक्स्ट रूल आता है आइदर और नाइदर या नॉर के लिए। तो अगर दो सब्जेक्ट्स आइदर और नाइदर या नॉर से जुड़े हुए हैं तो वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, यानी कि जो सब्जेक्ट वर्ब के सबसे पास होगा वर्ब उसी के अकॉर्डिंग यूज होगी। तो इसका एग्जांपल देखो, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, तो यहाँ पे देखो राम हमारा क्या था, एक सब्जेक्ट था, लेकिन इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट क्या था, फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल है, तो इसके साथ आर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज हुई है और ये हमेशा प्लूरल के साथ यूज होती है। तो इस प्रकार से इसमें सेंटेंस बनाया जाता है, या तो राम आ रहा है या तो उसके दोस्त। सेकंड एग्जांपल देखो, आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे देखो हमारे दो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो पहला सब्जेक्ट तो यहाँ पे है स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल में है, और फिर इसके बाद है सेकंड सब्जेक्ट टीचर, तो टीचर जो है वर्ब के सबसे पास है, तो यहाँ पे टीचर हमारा एक सिंगुलर है, यानी कि यहाँ पे सिंगल एक टीचर की बात की जा रही है, तो ये वर्ब के सबसे पास है, इसलिए इसके साथ इज यूज हुआ है, और इज एक हेल्पिंग वर्ब है और इसको हमेशा जो है सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ यूज किया जाता है। तो यही है हमारा रूल आइदर और नाइदर या नॉर के लिए। नेक्स्ट रूल आता है एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन और नोबडी के लिए। तो जब ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में इन सारे वर्ड्स को सिंगुलर माना जाता है। तो जब ये वर्ड्स यूज होते हैं तो इनके साथ इज, हैज़, एस या ईएस लगाया जाता है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, एवरीवन इज़ हैप्पी, तो यहाँ पे देखो एवरीवन के साथ क्या लगा है, इज़, तो इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है और इसको सिंगुलर के साथ यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसने हमारा रूल फॉलो किया हुआ है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, समबडी हैज़ कॉल्ड यू, तो समबडी के साथ क्या लगा है, हैज़, तो जैसे कि हैज़ मैंने बताया है सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे हैज़ को हमने लगाया हुआ है। फिर जैसे नेक्स्ट है नोबडी नोज द आंसर, तो यहाँ पे नोबडी के साथ नो में एस लगा हुआ है, तो जैसे हमने बताया था एस या ईएस यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं एवरीवन, एवरीबडी, समवन और नोबडी के लिए वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट रूल आता है हमारा कलेक्टिव नाउन्स के लिए। तो जैसे टीम, फैमिली, क्लास और कॉमिटी जैसी जो वर्ड्स होते हैं जो कि एक समूह को, एक ग्रुप को दिखाते हुए हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होती है। जैसे द टीम इज प्लेइंग, तो यहाँ पे देखो टीम हमने क्या बोला, टीम को हमने बताया कि इनको सिंगुलर माना जाता है यानी कि एक वचन माना जाता है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाती है। तो जैसे यहाँ पे इज एक हेल्पिंग वर्ब है और ये हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होती है, तो हमने लिखा द टीम इज़ प्लेइंग वेल, कि टीम जो है वो अच्छा खेल रही है। जैसे माई फैमिली लिव्स इन दिल्ली, तो यहाँ पे देखो माई फैमिली, तो फैमिली में एक से ज़्यादा लोग होते हैं यानी कि यहाँ पे कलेक्टिव नाउन आता है, तो इसके साथ लिव्स इन दिल्ली, तो यहाँ पे हमने लिव के साथ क्या लगाया हुआ है, एस लगाया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे सेंटेंसेस बनते हैं कलेक्टिव नाउन्स के। नेक्स्ट रूल आता है देयर इज और देयर आर के लिए। तो देयर सब्जेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे वर्ब उस नाउन के अकॉर्डिंग आती है जो देयर के बाद आता है। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में होगा तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, तो यहाँ पे हम पेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक पेन की बात कर रहे हैं यानी कि ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, देयर के बाद इज एक हेल्पिंग वर्ब है और इसको हमने देखा है कि ये सिंगुलर के साथ
यूज़ होती है। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। और अगर हम इसको प्लूरल के लिए देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे, देयर आर पेन्स ऑन द टेबल। अब देखो पेन का हो गया पेन्स, यानी कि एक से ज़्यादा पेन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जब ये पेन्स हो गया प्लूरल में चेंज हो गया तो इसके साथ देयर के बाद आर यूज़ की जाएगी। आर हमने देखा है कि एक हेल्पिंग वर्ब है और प्लूरल के साथ यूज़ होती है। तो ये रूल होता है हमारा देयर इज़ और देयर आर के लिए। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिर्फ ये 3 बातें याद रखनी चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सेंटेंस किस टेंस में है और फिर उस टेंस के अकॉर्डिंग सही वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना चाहिए। बस अगर आप इन 3 चीज़ों को याद रखते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कभी भी गलत नहीं होगा और आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। तो आज हमने सीखा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है और इसके इंपॉर्टेंट रूल्स और एग्जाम्पल्स। अब जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट को देखना, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्ब को चूज़ करना। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।